आज हमने पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ अब्सॉर्ब डोज फ्रॉम एक्सपोजर। अब इसमें किसी और मीडियम में भी हम इसकी अब्सॉर्ब डोज को एक्सपोजर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो सबसे पहले हमने देखना है वो अब्सॉर्ब डोज इन एयर देखनी है। तो उसके लिए अब देखेंगे अब्सॉर्ब डोज इज़ डिटरमिन्ड फ्रॉम एक्सपोजर इज़ डिटरमिन्ड अंडर कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम। एक्सपोजर से जो डोज हमने कैलकुलेट करनी है, उसकी वैल्यू को डिटरमिन करना है, उसके लिए वो किस कंडीशन के अंडर करना है, उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम इज़ प्रेजेंट व्हेन ड्यू टू आयनाइजेशन इवेंट्स विद इन द एंड आउटसाइड दिस वॉल्यूम एलिमेंट the same number of electrons with the same energy distribution enter and exit this volume element। जब किसी वॉल्यूम में किसी मटेरियल में आयोनाइजेशन इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें एंटर हों या उसमें से निकलें, वो सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन और सेम क्वांटिटी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम क्वांटिटी में एंटर हों, सेम उस क्वांटिटी में उसको लीव करें, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम होता है। तो एयर में हमारे पास अब्सॉर्ब डोज एक्सपोजर से मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम प्रेजेंट हो। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ अब्सॉर्ब डोज इज़ लिमिटेड टू 60 कोबाल्ट। ये इसलिए है कि जब हायर लेवल के हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं रहती, ये लिमिट है। इससे 60 कोबाल्ट 60 से अगर हम आगे जाएंगे एलिमेंट्स में जाएंगे, वहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अब्सॉर्ब डोज को हमने एक्सपोजर से मेजर करने के लिए मैक्सिमम कोबाल्ट 60 तक के जो उससे पहले के जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम एयर में इस तरह इसकी एक्सपोजर से अब्सॉर्ब डोज मेजर करते हैं। ये इसकी लिमिट है, क्योंकि हमने ये पहले बताया कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम डोज एट अ पॉइंट इन मीडियम इज इक्वल टू कोलिजन पार्ट ऑफ कर्मा। अब हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम हो या हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम हो कि जितने भी चार्ज पार्टिकल हमारे पास प्रेजेंट हैं उनका इक्विलिब्रियम हमारे पास हो, तो उसका मतलब ये होगा कि उसमें उस मीडियम में किसी भी पॉइंट पर जो डोज होगी वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? कोलिजन पार्ट ऑफ कर्मा। कर्मा क्या था हमारे पास? कर्मा हमारे पास वो था जो कोलिजन से आयनाइजेशन प्रोड्यूस करने से जो काइनेटिक एनर्जी हमें मिलती है, जो एनर्जी मिलती है उसकी मेजरमेंट हमारे पास वो काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास कर्मा है। तो आयनाइजेशन की भी हमारे पास कर्मा की भी दो टाइप्स बताई थी आपको, रेडिएशन के थ्रू, एक हमारे पास KCOL था। ये कर्मा था हमारे पास कोलिजन्स की वजह से। तो अगर हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस है, इक्विलिब्रियम की प्रेजेंस है, तो उसमें जो डोज होगी उस मीडियम में किसी भी पॉइंट पे वो हमारे पास कर्मा की कोलिजन पार्ट की इक्वल होगी। मतलब जितनी हमारी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है आयनाइजेशन से, वो उतनी ही हमारे पास डोज की एब्जॉर्प्शन हमें मिल रही है। डोज टू एयर रेशियो अंडर दीज कंडीशन। डोज टू एयर इन कंडीशन, अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम आ गया है, तो इसमें हमारे पास डोज टू एयर रेशियो हमारे पास होगी D इज़ इक्वल टू एयर इज़ इक्वल टू KCOL कर्मा ऑफ कोलिजन इन एयर इज़ इक्वल टू X डॉट, X हमारे पास एक्सपोजर है और W डिवाइडेड बाय E। ये हमारे पास वैसे ही पिछला जो हमारे पास था एक्सपोजर का, जिसमें जनरल टॉपिक था हमारा जो अब्सॉर्ब डोज का, उसमें हमारे पास
x इज़ इक्वल टू k कोलिजन इंटू ई डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बार था। तो अब ये हमने वैल्यू वहाँ से निकाली है डी एयर की। अब है अब्जॉर्ब डोज इन एनी मीडियम। पहले तो हमने एयर में देखा, अब एयर के अलावा कोई मीडियम हो उसमें अब्जॉर्ब डोज हमने कैसे मेजर करनी है। उसके लिए सबसे पहले है इन प्रेजेंस ऑफ फुल चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमारे पास फुल चार्ज, इसमें भी फुल चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम होनी चाहिए हमारे पास। अब्जॉर्ब डोज टू अ मीडियम कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एनर्जी फ्लुएंस साई। यहाँ पर सिंबल नहीं हो रहा था इसलिए मैंने उसको हमने जो प्रोनाउंस करना है वो लिख दिया, साई। एंड वेटेड मीन मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट म्यू ई एन डिवाइडेड बाय रो। अब चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम की प्रेजेंस में हमने मीडियम में जो एब्जॉर्ब डोज मेजर करनी है उस मीडियम से रिलेटेड वो हमारे पास कैसे आ सकती है, एनर्जी फ्लुएंस साई को देखते हुए कि उसमें हमारे पास एनर्जी कितनी हम उसको दे रहे हैं या हमारे पास कितनी एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो रही है, और वेटेड मीन मास एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। अब मीन मास एनर्जी को एब्जॉर्प्शन हम कितनी एनर्जी उसको मिल रही है, उसके बाद उसकी मीन उस मास से मीडियम का जो मास है उसका मीन वो कि कितनी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है उसके कोएफिशिएंट से हमें मिलेगी, जो हमारे पास होगी D इज़ इक्वल टू साई डॉट म्यू ई एन डिवाइडेड बाय रो। वो हमारे पास ऐसे मेजर करेंगे। जो D है क्या है, हमारे पास अब्जॉर्ब डोज इन एनी मीडियम। यहाँ पर मीडियम स्पेसिफिक नहीं किया, पीछे हमने एयर को किया था, अब ये कोई भी मीडियम हो सकता है। अब सपोज करें जो म्यू इन एयर है हमारे पास, म्यू इन एयर इज़ द एनर्जी फ्लुएंस इन एनी पॉइंट इन एयर एंड म्यू एम डी is the energy fluence at any point, the same point when a material other than air is interposed in the beam. Then under conditions of electronic equilibrium in either case, the dose to air is related to the dose to the medium by following relationship. अब उसके कहने का मतलब है हमारे पास दो किस्म के साई हैं, एक एयर के लिए है और दूसरा हमारे पास जो अब मीडियम हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए दो साए हैं। तो उसके कहने का मतलब है अगर हमने अब्जॉर्ब डोज देख रहे हैं, अगर तो जो साए है हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट पे जब वो बीम से दोनों पास कर रहे हैं जिससे हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो अगर उसका एक पॉइंट जिस पे हम अब्जॉर्ब डोज देख रहे हैं वो और एयर का और किसी दूसरे मीडियम का अब्जॉर्ब डोज का पॉइंट साई के लिए कोलाइड कर जाएं, मतलब इक्वल आ जाएं किसी एक पॉइंट पर जब वो बीम के सामने आए, तो उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके अंडर कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम इन ईदर केस द डोज टू एयर इज। अब दोनों में, अब कोई सेपरेट नहीं देख रहे, दोनों में कंडीशन जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विलिब्रियम की है चार्ज पार्टिकल्स की, क्योंकि दोनों में हमने अब पीछे देखा है कि चार्ज पार्टिकल्स का इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ये चीज़ कॉमन थी दोनों में। इसलिए उन कंडीशंस को देखते हुए डोज टू एयर रिलेटेड टू द डोज टू मीडियम, उस कंडीशन के अंडर जो डोज अब्जॉर्ब डोज होगी एयर में वो रिलेटेड होगी अब्जॉर्ब डोज मीडियम में। तो उसको हमने इक्वेशन में कैसे फाइंड करना है, अब्जॉर्ब डोज इन मीडियम डिवाइडेड बाय अब्जॉर्ब डोज एयर इज इक्वल टू म्यू एन रो। अब उसको हमने बस उसकी साइन चेंज कर दिए, मीडियम डॉट ए। फिर ए हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन फैक्टर विच इक्वल्स द रेशियो साई मीडियम डिवाइडेड बाय साई एयर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। ट्रांसमिशन जब बीम में से दोनों मीडियम गुजर रहे हैं, एयर और कोई डिफरेंट मीडियम, ए हमारे पास वहाँ पर उस बीम्स का ट्रांसमिशन
ट्रांसमिशन फैक्टर होगा जो इस दोनों की रेशो के इक्वल होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जहाँ जिस पॉइंट पे वो दोनों मिल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 8.19 8.22 वी obtain द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर टू एयर एंड अब्जॉर्ब डोज टू अ मीडियम। पीछे हमने एक्सपोजर की इक्वेशन निकाली थी, ये वाली एक्सपोजर से डी एयर की हमने इक्वेशन निकाली थी, और यहाँ पर हमने दोनों की रेशो निकाल ली है। इसलिए अब उन दोनों को जब हम इक्वल देखेंगे तो हमारे पास उसकी एक्सपोजर कितना मिला है और उस एक्सपोजर से अब्जॉर्ब डोज कितनी है, उन दोनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी मीडियम में एक्स डॉट डी एयर की वैल्यू पुट की आपने, और साथ आपने उन दोनों की रेशियो ऐड कर दी। अगेन इफ़ वी एक्सप्रेस एक्स इन रिंगटन एंड डी मीडियम इन रेड वी हैव, अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ये आपने जो डी एयर की पीछे इक्वेशन निकाली है हमने एयर के मीडियम में, उसमें रिंगटन और ये रेड है, ये मीडियम है अब्जॉर्ब डोज के, इनकी फ़िक्स वैल्यू है। ये आपने उस इक्वेशन में जब पुट करेंगे, ये आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इनकी वैल्यूज़ बताई हुई है फिक्स, वो आपने इसमें पुट करनी है तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, वो भी आपने इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। द क्वांटिटी इन ब्रैकेट्स हैज़ फ्रीक्वेंटली बीन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एफ मेट सो दैट डी मीडियम इज इक्वल टू एफ मीडियम एक्स डॉट ए। इसको हम एफ फैक्टर भी कह रहे हैं, जो एफ मीडियम है इसको हम एफ फैक्टर भी कह रहे हैं, बजाय कि ये पूरा पोर्शन हम ऐसे लिखें उसको, यहाँ पर आप सिर्फ एफ फैक्टर के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एफ फैक्टर हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल है। एफ मीडियम और एफ फैक्टर इज़ द फंक्शन ऑफ द मीडियम कंपोजिशन एज वेल एज द फोटोन एनर्जी। जो हमारे पास मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं वो, या फोटोन एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आयनाइजेशन के लिए, उस मीडियम में हमारे पास जो एफ फैक्टर होगा वो उसका फंक्शन होगा। अब हम किसी मीडियम की कंपोजिशन चेंज हो गई या फोटोन एनर्जी के लेवल को आप चेंज करेंगे तो आपका जो एफ फैक्टर है वो भी चेंज करेगा। और एफ फैक्टर वेरी स्लोली फॉर मटेरियल्स विद एन एटॉमिक नंबर क्लोज टू दैट एयर। जो एयर से क्लोज होंगे वो वाले मटेरियल या लो एटॉमिक एनर्जी वाले जो मटेरियल होंगे उनके लिए जो एफ फैक्टर है वो स्लोली मेजर करता है, रैपिड चेंज नहीं आता उसमें, अगर चेंज आता है काफ़ी स्लो होता है। लेकिन ऐसे मटेरियल जैसे बोन है जिसका एटॉमिक नंबर आपका ज़्यादा होता है तो उनका जो एफ फैक्टर है वो रैपिडली चेंज करता है। जैसे अचानक से हायर पीक आई और फिर फ़ौरन से वो अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ गया, ये इस तरह की पीक देता है ग्राफ में। but as bone because of high effective atomic number has larger F factor number, but F factor drops sharply from its peak value to minimum value. The high peak value and rapid drop of the factor are a result of photoelectric process. अब इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है कि आपको जहाँ पर थ्रेशोल्ड एनर्जी मिल गई, पॉइंट मिल गया, वहाँ पर रैपिड इंक्रीज़ आ गया तो उसके एक लिमिट के बाद वो वापस मिनिमम पे आ गया। वेयर मास एनर्जी अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट वेरीज अप्रॉक्सीमेटली एज, ये जेड क्यूब है, एटॉमिक नंबर का क्यूब है, डिवाइडेड बाय 1/E3। मतलब जो आपके पास एनर्जी आ रही है, मास एनर्जी आ रही है, और वो के पास मास एनर्जी भी डिपेंड कर रही है, कोफिशिएंट वेरी कर रहे हैं जो एटॉमिक नंबर की बेस पे कर रहे हैं। तभी जो हायर एटॉमिक नंबर वाला मीडियम है आपके पास, जैसे बोन है, उसमें रैपिड चेंज आता है, और जो आपके पास लो एटॉमिक नंबर वाले मीडियम है जैसे एयर है, उनमें आपके पास स्लो चेंज आता है। अब उससे भी हायर एनर्जी के अगर आपके पास मटेरियल आ जाएंगे तो उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बजाय कॉम्पटन इफ़ेक्ट होगा। तो अब कॉम्पटन इफ़ेक्ट के लिए फैक्टर जो है एफ फैक्टर अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है, तो उसमें रैपिड चेंज नहीं आता। वो हायर एनर्जी के लिए, वो सब के लिए एनर्जी उसकी
लेवल रहती है, सेम रहती है, इसलिए उसमें आपके पास रैपिड चेंज नहीं आता। उसमें एक आपके पास जो लोअर एटॉमिक नंबर वाले हैं उनमें रैपिड चेंज नहीं आता, स्लो चेंज आता है। जो अगर हायर एनर्जी वाला मीडियम हो आपके पास, उसमें आपके पास जो रैप चेंज है एफ फैक्टर का वो स्लो होता है या तो ज़्यादातर सेम ही रहता है, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आता।